नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जहरीला बयान, सियासी घमासान। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। अब इस टिप्पणी ने न सिर्फ बयानबाजी का स्तर बढ़ाया है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस बीच उमंग सिंगार ने खड़गे के बयान का समर्थन कर इस मामले को और गर्मा दिया है। हालांकि इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और इसे अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कुल मिलाकर खड़गे के विवादित बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की, दिल्ली से लेकर देश के दिल तक सियासी बवंडर खड़ा हो गया। यूं तो कांग्रेस का आरएसएस और बीजेपी पर हमला कोई नया नहीं, लेकिन इस बार शब्दों की धार कुछ ज्यादा ही तीखी नजर आई। सवाल उठने लगे, क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर एक खास वर्ग को साधने की रणनीति? क्या चुनावी मौसम में ये बयान वोट बैंक की सियासत का हिस्सा है? इधर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी खड़गे के सुर में सुर मिलाए। सिंगार ने आरएसएस की वैधता और संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे आई? देखिए, आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर एक आरएसएस ऐसा एक संगठन है जो रजिस्टर्ड नहीं है कि किसी न फर्म सोसाइटी में, न किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन, न किसी समूह में रजिस्ट्रेशन। और उस आरएसएस के पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। जो माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो उपाधि दी साहब की, मैं समझता हूं कि उनकी बात को मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी भी पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतर आई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने खड़गे के बयान को अमर्यादित बताते हुए इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया। बीजेपी का कहना है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपनी हार साफ नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो राजनीति का स्तर गिराते हैं। कांग्रेस इतना ही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सदमे में है। उसको मालूम है कि आसाम के चुनाव में भी क्या हाल है, और ये सारी की सारी निराशा है जो इस तरह के शब्दों में सामने आ रही है। लेकिन राजनीति में भी लोगों को शब्दों की मर्यादा और संयम, इसका पालन करना चाहिए। जिस कांग्रेस में कभी अपने ही नेताओं को आस्तीन के सांप से बचने की नसीहत दी जाती थी, आज वही पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को जहरीला सांप बता रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये बयान सियासी शब्दों की जंग है या फिर एक समुदाय को साधने की कोशिश? क्योंकि सियासत में शब्द ही हथियार होते हैं और जब ये हथियार जहर उगलने लगे तो असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देता है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे के बयान पर शुरू हुई ये शब्दों की जंग आने वाले दिनों में और कितनी तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी आरएसएस को सांप बताने से कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को साथ पाएगी? दूसरा सवाल, इस तरह के बयानों से जनता पर कितना असर पड़ता है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का विवादित बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता अमित तांवरे और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अमित जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। खरगे जी का बयान, वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी के, क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिया है या कोई रणनीति है? क्योंकि बीजेपी कह रही है अमर्यादित है उनका बयान, संयम रखना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुस्लिम या और किसी समाज या किसी धर्म या जाति, हमारी पार्टी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ लोगों के हितों के बारे में सोचती है। अब चूंकि मीडिया के जो है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो इसमें आप किसी का भी बयान दे सकते हैं। और दूसरी बात, अमर्यादित यदि उनको खड़गे जी की बात लगी है, तो इनके जो मुख्यमंत्री जो माँ बहन की गालियां बक रहे हैं असम के, और किस तरीके की लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो किसी भी सभ्य लोकतंत्र में जिसकी कोई जगह नहीं है, उन बयानों के बारे में भी आपको इनसे पूछना चाहिए। और ये मैं उम्मीद करूंगा कि कल शायद आप आधा घंटे का कार्यक्रम हेमंता विश्वा शर्मा पे भी अभी बनाएं। पूछ लेंगे। दूसरी बात, जैसे ही आपकी बात खत्म होगी उनके पास जाऊंगा तो पूछ लेंगे। यदि आधा घंटे का कार्यक्रम बनाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। अभी चुनाव में ऐसा बयान आएगा तो जरूर बनाएंगे। चौकसे साहब, आप हमारे वैसे ही बहुत बड़े हितैषी हैं, रोज हमारा हित रखते हैं, उसके लिए साधुवाद। तो दूसरी बात यह है कि खड़गे जी ने जो कहा है उसमें कौन सी गलत बात है, या उमंग सिंघार जी ने जो बात कही है, आरएसएस ने क्या उसका खंडन किया है? भाई रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें। यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बताते हैं कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ऐसी दुनिया में कौन सा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो, तब भी हर जगह उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, पूरा इतना बड़ा आर्थिक प्रबंधन हो, और वो लोग ये कहें कि हमें गुरु दक्षिणा के आधार पे हम लोग सब चीजें इकट्ठी करते हैं। तो गुरु दक्षिणा में जिस देश में 80 करोड़ लोग जो है 2 टाइम पे सरकारी राशन पर निर्भर हैं, तो कौन से लोग इनको वो देते हैं? देते भी हैं तो एक बार में लिस्ट जो है इनको सबके सामने पब्लिकली कर देना चाहिए। अब ये कौन सा पीएम केयर फंड की तरह है आरएसएस? बता देना चाहिए भाई इन लोगों ने हमको करोड़ों अरबों रुपए दिए हैं, जो पूरी दुनिया में हमने संपत्तियां बनाई हैं। क्या दिक्कत है? चाल चरित्र चेहरे की बात ये लोग करते हैं तो सब चीजें ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल भी ले जाऊंगा मैं आपका, लेकिन एक और सवाल है मेरा। आपने कहा कोई गलत नहीं कहा। खरगे जी ने कहा है कि यदि आप नमाज पढ़ रहे हो, कुरान में लिखा है कि इस दौरान यदि सांप बिच्छू आपको नजर आए, उनने सांप का उल्लेख किया है, कुरान में दोनों चीजों का है, तो आपको सांप को मार देना चाहिए। और आरएसएस बीजेपी सांप है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि आप उनको मार दीजिए? ये बयान को आप सही मानते हैं? देखिए, मैं तो उनसे और आगे बोलूंगा। यदि उन्होंने कहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, यदि आप पूजा भी कर रहे हैं, यदि आप गुरुद्वारे में भी हैं, और आप किसी भी ऐसी जगह है जहां पे आप ईश्वर को अपने रूप में पूज रहे हैं, तो वही काम करना चाहिए जो खड़गे जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुरान का जिक्र किया, आप वो भी कर सकते थे ये जिक्र जो आप कर रहे हैं। क्या सिर्फ एक वोट बैंक दिख रहा था? कोई रणनीति थी उसके पीछे? चौकसे जी, आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं वो शायद आप सुन नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने मैं सब सुन लूंगा, दर्शक सुन रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है उसमें? आप जो चाहे बोल लीजिए। आप जितनी बार भी मुझसे पूछोगे मेरा जवाब वही रहेगा कि यदि आप पूजा करें, या आप गुरुद्वारे में हो, या आप चर्च में। आप तो बोल रहे हैं भाई, आपका नेता नहीं बोल रहा है ना, जिसके बोलने पर बयान यहाँ चर्चा हो रही है, जिनके बयानों पर उनको बोलना चाहिए। वो तो एक समुदाय को एड्रेस कर रहे हैं। तो व्यास जी वो कह रहे हैं कि हम तो सर्वी धर्मों से अपील करेंगे, और आपके नेता चाहे हेमंत शर्मा की बात करें, वो भी तो इस तरह के बयान देते हैं। तो फिर इनके बयानों को आप अमर्यादित देख रहे हैं, संयम की बात कर रहे हैं। तो आपके नेता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने कोर्ट करा हो, जरा बता दीजिए जो था। तो लगता है कि अभी आपके मुख्यमंत्री स्तर के नेता रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, और उसके बाद में खड़गे जी का ये बयान तो मुझे लगता है जिस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा को 70 वर्षों से यह लाद के घूमकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, यह उसी का प्रतीकात्मक रूप है कि वोटों का ध्रुवीकरण वहां पर किस तरह, क्योंकि कुरान का जिक्र उन्होंने कहा था। आज मुस्लिम समाज को भी आगे आकर कहना चाहिए कि क्या वाकई में कुरान में लिखा है कि इस तरह से अगर कोई सांप आ जाए तो आप कुरान में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की पूर्व में चर्चा की गई थी, चाहे वो असम की बात हो, चाहे वो देश के अन्य जगहों की बात हो, रलीफ दलीफ खलीफ की बात हो, गिरजा टिक्कू की बात हो, जिसको आरएसएस काट दिया गया था, इसी तरह की विचारधारा थी।
बंगाल में जब एक्शन डे के दिन 1941-42 में जो एक्शन डे हुआ था, उस समय भी इसी विचारधारा को प्रदर्शित करा था। तो क्या खड़गे जी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो है झगड़े हो जाए और जिस तरह के पूर्व का जो वातावरण था उसी वातावरण को निर्मित करें? और कांग्रेस की तो समस्या यह है कि पशु नाचत छुक पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक अधीना, कि जो पाठक है जो पढ़ाएगा वही पशु और जो है वो काग बोलेगा। तो उसी तरह की शब्दावली का ये प्रयोग करते हैं। आज अगर ये आरोप लगाते हैं मात्र संघ पर या राष्ट्रीय स्वयं संघ या भारतीय जनता पार्टी पर, तो मुझे लगता है पीढ़ियां आपकी समाप्त हो गई आरोप लगाते लगाते। 3 पीढ़ी जो है समाप्त हो गई है, 4थी पीढ़ी समाप्ति की कगार पर है, लेकिन आज भी उसी राग को लापने का काम कर रहे हैं। आरोप सही लगाते हैं, प्रधानमंत्री रजिस्ट्रेशन नहीं है संस्था का, इतनी सारी संपत्ति कहां से आ गई? इसलिए तो कहा ब्रजेश जी, जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां से राष्ट्रपति आते हैं, तो ये तो बहुत गंभीर चूक है भाई आपकी। 70 वर्षों तक आपने राज्य करा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, 18 सीएम आ रहे हैं, 19 राज्यपाल आ रहे हैं, 1 लाख शाखाएं चल रही है, 2 लाख सरस्वती शिशु मंदिर है, 2 करोड़ विद्यार्थी परिषद है, 2 करोड़ भारतीय मजदूर संघ के लोग है, 1 करोड़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य है, 1200 जो है प्रकाशन समूह है, 1 करोड़ विश्व हिंदू परिषद के सदस्य। तो जब आपको इतना आंकड़ा पता है तो ये भी पता होगा ना ये सदस्य हैं, तो इनका कहीं तो लेखा जोखा होगा। नहीं, इसीलिए तो कहा ब्रजेश जी, उसके बाद कई सारे आश्रम है जिनका लेखा जोखा है, वनवासी कल्याण आश्रम है, वन बधु परिषद है, संस्कार भारती, सबका लेखा जोखा है। लेकिन 70 वर्षों तक दिखा क्या? आपने कभी सुना है कि पीएचयूटी के बारे में हो, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में इन्होंने कभी कोई इस तरह का संवाद करा हो? किसी कट्टरपंथी के खिलाफ कोई इस तरह का संवाद करो? इंडिया गेट पर एक आतंकवादी को जब मार दिया जाता, लोग प्रोटेस्ट करते तो ये समर्थन करने पहुंच जाते, लेकिन वहीं पर देश के लिए मरने वाले जो हमारे राष्ट्र के मोहन चंद शर्मा थे, उनके लिए चंद आंसू इनकी आंखों से नहीं निकलते। तो ये प्रदर्शित करता है कि जिस तरह की जहरी विचारधारा को, जहरीली विचारधारा को ये लोग लेकर चल रहे हैं, संग्रहित करके चल रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जनता जवाब ले लेता हूं, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। अमित जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देख के क्या आप हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं? और वो कह रहे हैं कि जब इतने सारे सदस्य हैं उनके, तो फिर 70 साल से आप क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आज आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तो हाथ पांव जोड़ के इन्होंने रिक्वेस्ट करा था, तब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में इनको वो दिया था कि भाई ठीक है आपके पास देते हैं। और इतनी बड़ी बात है कि प्रेम भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यदि इन्होंने कभी दान दिया हो, कुछ दिया हो, कोई रिसिप्ट हो तो ये बता दें कि भाई मैंने दिया है संघ को। तो बात ये है कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। चले खड़गे जी का तो आप बता भी रहे हैं कम से कम कि ये बयान आपने चला के भी बताया। क्या अनादि चैनल नहीं, आप खड़गे जी के बयान को गलत मान रहे हैं क्या? आप जो चला के दिखा दिया तो आपको दिक्कत हो रही, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो जस्टिफाई भी करिए। समझ नहीं पा रहे हो आप, मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपील भी कर रहा हूँ, हेमंता विश्व शर्मा का चला सकते हो आप लोग बगैर काटे? बिल्कुल चला सकते हैं। बताइए अभी कौन सा बयान दिया है, अभी चलवा देते हैं। आप ही जिक्र कर दीजिए, किसने रोका आपको? जो उन्होंने गालियां दी हैं वो चला सकते हैं। गालियां कौन चलाता है भाई? उसको म्यूट करके चलाते हैं भाई। और कहाँ दी? वही तो वो मैं कह बोल रहे रहा हूँ, नहीं चला सकते। तो ये कार्यक्रम जो है, मतलब आप हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा है, गाली दी है, उससे तुलना कर रहे हैं खड़गे जी के बयान का? कार्यक्रम आपका और नहीं अमित जी, क्या खड़गे जी का बयान भी गाली है आपकी नजर में? आप कहें तो मैं चला देता हूँ यूट्यूब पे। नहीं तो क्यों नहीं चला है भाई? अधिकृत हो तो चला दीजिए आप। लेकिन खड़गे जी के बयान को आप गाली से तुलना कर रहे हैं, मतलब खड़गे जी ने गलत कहा, उमंग सिंगार गलत समर्थन कर रहे हैं उनका। मैं आपने जो आज का चैनल का जो प्रोमो बनाया है ना, मैं उसका बता रहा हूँ कि खड़गे जी ने तो इतना अच्छा कहा है कि जिसको आप चैनल पे दिखा पा रहे हो। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिस तरह से सांप को मार देना चाहिए, उस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों को भी मार देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेमंता जी का तो आप चला भी नहीं सकते, इतना गलत कहा है उन्होंने, आप चला नहीं पा रहे हो उस बयान। अरे आप बोल नहीं पा रहे हो, मैंने इतनी छूट दे दी आपको, और क्या कर सकते हो? गालियां नहीं सुनाई जाती हैं भाई, तो गालियां दिखाई भी नहीं जाती। अरे आप कह रहे हो गाली दी है, तो मुझे नहीं पता। आप चैनल पे चलाओ, आपके दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, अनादि बड़ा चैनल है। अच्छा आप ये बताइए अमित जी, आप बयान के पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं जो गाली से तुलना कर रहे हैं? सीधा सवाल में बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट तो अच्छी चीज दिखानी चाहिए कि बुरी चीज दिखानी चाहिए? कि सारे धर्म जाति के लोग आरएसएस के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अमित तावरे के कहने से कुछ नहीं होता भाई।
ये आपके नेता बोले ना, वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बोल रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं। क्या है, कभी भी दलितों को आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया, ये ऐसा संगठन है ये। तो अभी तो आप संगठन ही नहीं मान रहे। चलिए मैं लौटूंगा, आपके पास जवाब नहीं है, दर दर ही जाएंगे आप। शर्मा जी, क्या इस तरह के बयानों को जनता गंभीरता से लेती है? आप इस बयान के क्या मायने हैं? क्या कोई रणनीति है? एक समुदाय का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? देख, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बयान खड़गे जी का है ये बहुत आपत्तिजनक, मेरी दृष्टि में तो आपत्तिजनक है। अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि देखें, आज कांग्रेस क्या कहती है, खड़गे जी क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये वो जाने। गांधी जी ने वर्धा के कार्यक्रम में जब संघ के वर्ग में गए हैं, गांधी जी ने प्रशंसा की है, अंबेडकर जी ने प्रशंसा की है, नेहरू जी ने 1963 में संघ वालों को गणतंत्र की परेड में शामिल किया है, 1971 में इंदिरा जी ने विशेष विमान से भेजा है अटल जी को गुरु जी के पास। तो मोटे तौर पर समय पर सबने प्रशंसा की है। ये ठीक है कि राजनीतिक आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उसके बाद बयान देना, मोटे तौर पर यह कहना कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मारिए, क्या देश में आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं? जो मुस्लिम समाज दुनिया के कई जगह पर बहुत आक्रामक है, हिंदू तो किसी से झगड़ा करता नहीं, तो मोटे तौर पर जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ है, या असम में कई जगह हमले हुए हैं, या मुर्शिदाबाद में हुए हैं, तो क्या उस तरीके से आप मुस्लिम समाज को उकसा करके पूरे देश में हिंदू समाज पर और आरएसएस वालों पर हमला कराना चाहते हैं? ये क्या प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुरूप होगा कि ये कहना कि आप उनको मार डालिए? मैं समझता हूं उनका बयान बहुत आपत्तिजनक है, और इससे समाज पर उनकी ही छवि गिरेगी, किसी दूसरे की छवि नहीं गिरेगी, इससे समाज में उनकी ही छवि गिरेगी। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने अगर बयान दे भी दिया है तो उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उमंग सिंगार भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये जो है देश में एक प्रकार से अराजकता जैसी स्थिति है। भाई लाइन ऑर्डर भी तो कोई चीज होती है, बाय द वे कोई गलत करता है, अगर कोई आरएसएस वाले ने गलत किया तो कानून आपके हाथ में है, आप उसके आधार पर कार्रवाई करिए। बल्कि अगर इतिहास आप देखेंगे, कोई भी प्रदेश है, बस आरएसएस के कार्यकर्ता ने, संघ के स्वयंसेवक ने बलिदान दिया है, न केवल युद्ध की स्थिति में बलिदान दिया है, बल्कि अगर प्राकृतिक आपदा हो गई है वहां भी उनके प्राण गए हैं, उन पर हमले निरंतर हो रहे हैं। संघ वालों ने आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें संघ वाले किसी स्वयंसेवक ने किसी दूसरे पर हमला किया हो। ऊपर सामाजिक समरसता के लिए संघ काम करता है, संघ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसमें काम करता है, सिख समुदाय के लिए संगठन है उनका, ईसाइयों के लिए संगठन है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं करता? या कहीं बाढ़ भी आ रही होती है, कहीं एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं, कई बार ऐसा उदाहरण होता है कि प्रशासन से पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। तो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए जो समर्पित संगठन है, उसके बारे में ऐसा कहना, मैं समझता हूं ये ठीक उसी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई है जैसा स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम समाज को उकसाया गया था। और 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम समाज ने लिया, उसमें हजारों के हजारों हिंदू मारे गए, या मालेगांव में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए, मैं समझता हूं ये उसी प्रकार हम करने वाली बात है। इसको जनता कोई समर्थन नहीं करेगी। जी तो अमित जी, मुसलमानों को उकसाने वाला बयान है, दंगा फसाद कराना चाहते हैं आप, देश में अराजकता लाना चाहते हैं, और क्योंकि उसी संगठन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे नेहरू जी हो, अंबेडकर हो, इंदिरा गांधी हो, सबने सम्मान दिया है। देखिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है, ना वो अमित तावरे के कहने से चलती है, ना प्रेम व्यास जी के, ना आदरणीय रमेश शर्मा जी के। अब रमेश शर्मा जी का स्नेह तो कभी हम लोग हमेशा संघ के प्रति उनका समर्पण रहा है, और हम उसका सम्मान भी करते हैं, और वो खुले तौर पर बोलते भी हैं हमेशा कि वो संघ के समर्थक हैं। तो उनसे हमें कोई विशेष ऐसी उम्मीद थी भी नहीं कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही अमेरिका की जो सबसे बड़ी संस्था है उसने क्यों प्रतिबंध लगाने की मांग करी संघ पे? सिर्फ हम ही लोग समझदार हैं और बाकी लोग समझदार नहीं है। बड़ी आपको तो ट्रंप ही समझदार लगता है, बाकी कोई समझदार ही नहीं लगते। मतलब सुबह कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। बताइए कि कोरोना में संघ ने क्या कर दिया? अभी इतनी बड़ी जो समस्याएं चल रही हैं, पेट्रोल डीजल नहीं है, कहीं खड़ा कर देते आप संघ के लोगों को। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नीचे स्तर की हमारे लोगों का शोषण करने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप दलित वर्ग के व्यक्ति को 100 साल के इतिहास में सीधे नहीं आ रहे, आप इधर उधर घुमा के बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख यदि दलित बन जाएगा तो उससे क्या है?
ले दे के आप वहीं आ जाते हैं देश आप। के जो लिए सवाल उठाया उस पर जवाब नहीं देना आपको। कैसे समर्पण कराए जब आपने 85% लोगों को बाहर कर दिया? 85% लोगों में से किसी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो 100 साल में संघ प्रमुख बन पाए, और हमारे पैनल में लोग बैठकर इस तो तरह की आप अपने नेता जिन्होंने संघ को सम्मान दिया, चाहे परेड में शामिल किया, नेहरू जी, उनकी भी निंदा कर दीजिए कि गलत किया उन्होंने। इंदिरा गांधी की भी निंदा कर दीजिए, अंबेडकर की भी कर दीजिए कि गलत निर्णय था उनका। आप मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब ने तो मनुवाद की जो किताब थी वो जलाई थी, क्या रमेश शर्मा जी जलाएंगे मेरे साथ? मैं मनुवाद पे बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे साथ मैं तो अभी बात कर रहा हूँ संघ पर, आपने जो आपने सवाल उठाया। बाबा साहब की बात ही करते हैं, जलाएंगे? नहीं। पूछिए शर्मा जी से, तो जलाएंगे? अंबेडकर जी ने गलत किया क्या? आप ये कहेंगे क्या नेहरू जी ने गलत किया? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप, मैं आपका सवाल लेके उधर चला जाऊंगा। ठीक है, जलाएंगे? पूछे पूछिए। अरे वो जलाएंगे नहीं जलाएंगे, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब तो दीजिए अमित जी। उनके अनुसरण पे चलिए, पूरे संघ के लोगों को बोलिए कि अपने पाप धोएं, 100वीं शताब्दी है, किसी दलित को अपना प्रमुख बनाए। तो आप निंदा कीजिए ना कि उस संघ का सम्मान क्यों किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने क्यों किया और अंबेडकर जी ने क्यों किया, प्रतिबंध जो कब लगा आपकी नजरों में इतना गिरा हुआ है। सरदार पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया था या नहीं लगाया था, जिनकी बहुत बड़ी मूर्ति? तो आप कहिए ना सरदार पटेल ने अच्छा किया, नेहरू जी ने गलत किया, इंदिरा जी ने गलत किया, कहिए ना, हिम्मत हो तो। फिर से बोली, मैं सुन नहीं पाया। आप कहिए ना अंबेडकर जी ने गलत किया, इंदिरा जी ने गलत किया, नेहरू जी ने उनको परेड में शामिल करके गलत किया। मुझे गर्व है कि कांग्रेस के समय प्रतिबंध लगा हाँ। और हाथ पैर जोड़कर जो संघ को फिर से ठीक खुला है, छोड़ शर्मा जी दिया कुछ कह रहे हैं। उसका खामियाजा आज हमको अरे भुगतना अच्छा अच्छा, गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वही है अमित जी आपका। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जी शर्मा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरदार पटेल ने कोई प्रतिबंध संघ पर नहीं लगाया था। गांधी जी की हत्या के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में किसी अधिकारी ने आकर के संघ का नाम लिया है, जबकि संघ का उसमें कोई लेना देना नहीं है। बाद में इंदिरा जी ने एक जांच आयोग बिठाया है, उस जांच आयोग ने भी संघ को निष्पक्ष दिया है। जो मुकदमा चला है गोंडसे के खिलाफ, उसमें जितने बयान आए हैं संघ उसमें कहीं शामिल नहीं है, लेकिन एक प्रकार से झूठ, क्योंकि वो कैबिनेट की बैठक में किस अधिकारी ने ऐसा कहा ये रिकॉर्ड में है, तो ये पार्लियामेंट में मौजूद है, उस सारी की सारी बैठक का मौजूद। तो कुल मिलाकर के संघ, सरदार पटेल ने तो बल्कि कश्मीर विलय का जब मामला हो रहा था तो विशेष विमान से गुरुजी को कश्मीर भेजा है, कश्मीर के राजा से बात करने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण देकर के मैं बात खत्म करता हूं, संघ का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जिन दिनों पूरे के पूरे सिंध में घेर करके नरसंहार चल रहा था सारे के सारे हिंदुओं को, मैं तारीख बता रहा हूं, 9 अगस्त 1947, 15 अगस्त से एक हफ्ते पहले संघ ने पथ संचलन निकाला, और आज अगर सिंधी समाज सुरक्षित रूप से भारत आया है तो उसमें संघ के स्वयंसेवक उसमें शामिल है, तो गुरुजी वहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के इस राष्ट्र संस्कृति के लिए जो संघ ने किया है, मैं समझता हूं उसकी तुलना तो कोई कर नहीं सकता। दीजिए जवाब अमित जी। कैबिनेट का फैसला था, बाद में इंदिरा जी ने उसको। रमेश शर्मा जी ने पटेल साहब की बात करी, चलिए अपने बाबा साहब का तो आप लोग कोई जवाब नहीं दे पाए, तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं तीन कहां से प्रवक्ता हो गए? आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने फिर आप आधा घंटे के कार्यक्रम में आप विपक्ष से ही तो सवाल करते हैं सर। आधा घंटे का कार्यक्रम रहता है, 25 मिनट तो आप कांग्रेसियों से ही पूछते हैं। 25 मिनट तो पूरा कार्यक्रम ही नहीं है भाई। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मतलब कांग्रेस चाहती है उनसे सवाल ही ना किया जाए, लेकिन हम बिल्कुल सारे सवाल से भागते हैं आप। देंगे। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल का ये लिखित एविडेंस है कि उन्होंने कहा था कि संघ की विचारधारा के कारण देश में ऐसा माहौल बना गया जिससे नफरत और हिंसा बढ़ी, ये सरदार पटेल ने कहा था। और जब संघ पर प्रतिबंध लगा था तब देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ही थे। ये बात जानना चाहिए, कितनी बड़ी भी मूर्ति बना ले, लेकिन सरदार पटेल सबसे बड़े आलोचक थे। ठीक है, छोटा छोटा जवाब जी। व्यास जी, फिर शर्मा जी। मैं 1 मिनट यहाँ कहना चाहता हूँ, गांधी जी की हत्या की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। जनवरी माह में ही गांधी जी पर 2 हमले हुए, आखिर सिक्योरिटी का प्रबंध किसको करना था? एक व्यक्ति बंदूक लेकर के सीधा घुस रहा है, पंक्ति में आकर के खड़ा हो रहा है, गांधी जी जब आ रहे हैं तो उनके पैर पड़ रहा है, उसके बाद उनको गोली मार रहा है। तो सिक्योरिटी का प्रबंध किसको करना चाहिए था? इसके अलावा मुझे तो लगता है कि उस समय जो देश में सारा का सारा वातावरण बन रहा था, लोग करोड़ों की संख्या में शरणार्थी बन के आ रहे थे, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए किसी षड्यंत्र पूर्वक गांधी जी पर गोली मारी और उसमें संघ को और हिंदू महासभा को उसमें फंसाया गया मोटे तौर पर। इसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। के बयान भी तो सोचिए, सुन के बयान नए सिरे से जांच होनी चाहिए, तो व्यास जी करा दीजिए जांच, सरकार आपकी है। याद है नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमला हुआ
वो आतंकी कहां से आ गए और कहां चले गए, रमेश शर्मा जी को उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारे जांच करा अमित जी- दीजिए ना, वो तो कह रहा है नए सिरे से जांच करा लीजिए। को ये पता नहीं है, लेकिन 50 साल पुरानी जांच करना चाहिए तो करवाना चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप सभी तीनों पैनलिस्ट की सरकार है, बिल्कुल आप लोगों तो को। आप नहीं चाहते थे अमित जी, क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गांधी जी की वास्तविक मृत्यु का कारण सामने आए? जो नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया बयान है, सुन तो लीजिए, मैं आपका ज्ञान सुन रहा था ना। कोर्ट में दिया हुआ बयान, लोगों ने बोला है कि लोगों ने उनको पाटे कोई कदरी भरे कोटि जतन बुद्धि विनय न मान खगे सुन वो डांटे ही पहनो। उसके आगे के आगे भगवान जाने। अब मेरी बात सुन लीजिए कि जो नाथूराम गोडसे का बयान, उसने कहा मैंने 2 गोली मारी, एक अखबार में आई 3 गोली मारी, एक अखबार में आई 4 गोली मारी, उसके बावजूद जांच क्यों नहीं हुई? तो नेहरू जी की मंशा पे प्रश्न चिन्ह थे, 2 बार हमले हुए। उसके पहले मोतीलाल नेहरू जी ने जब परम पूजनीय जेल से आए थे तो काहे स्वागत करा था 1930 तो 31 में? जब आप कह रहे कि आजादी के पहले की बात अलग है, आजादी के बाद की बात माफी चाहता हूं अलग है। ब्यास जी, क्योंकि एक समय की बाध्यता होती है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिर्फ बयान है ये खरगे जी का, या वाकई में कोई रणनीति है? क्योंकि यदि इस तरह के बयान और शब्द जहर बन जाएं तो ये राजनीति पर ही नहीं, समाज पर भी असर डालते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि खरगे जी का ये बयान क्या असर डालता है, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।